हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और यहां पर 10 ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि एनुअल एग्जाम में 100% आने के चांसेस रखते हैं। और ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोगों का जैसा भी राय रहेगा, आपका कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपका राय रहेगा, मैं अगला वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कार्यफलन किसे कहते हैं। ये आपका चैप्टर जो 11 है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। और भी चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपका कार्यफलन से संबंधित है। देखिएगा, जैसे हमारे पास एक धातु है और धातु की सतह से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक हमारे पास धातु है, धातु की सतह से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इस धातु को कुछ ना कुछ हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और इस ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे, कार्यफलन। मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है, हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इस धातु को जो हम एनर्जी देंगे, जो हम ऊर्जा देंगे, उसे कहेंगे कार्यफलन। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं धातु का कार्यफलन। ओके, समझ में आया। किसी धातु के सतह से यहां से हम निकालना चाहते हैं, धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को तल के तक या तल तक लाना चाहते हैं या तल से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो जो एनर्जी लगेगी उसे कहते हैं धातु का कार्यफलन। किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को तल तक लाने में जो व्यय ऊर्जा होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं या उसे कहते हैं देहली ऊर्जा। कुल मिलाकर के सिंपल है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसे कहते हैं हम क्या, कार्यफलन। ठीक है, क्लियर है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। जितने भी 10 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना, ये नहीं कि इसमें भी कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है भैया देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अब देखिएगा, जिस प्रकार से एनर्जी आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन जो होता है रिलीज होता है, निकलता है, उसी तरह से एक निश्चित आवृत्ति भी होती है कि जिस आवृत्ति से यदि कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित हो तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। कहने का मतलब, जैसे हम किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हम उस धातु के सतह पर या तो एनर्जी देंगे, चाहे वो प्रकाश का एनर्जी क्यों ना हो। तो जो हम एनर्जी देंगे, ये प्रकाश के माध्यम से एनर्जी दे रहे हैं, तो उसकी आवृत्ति एक ऐसी होनी चाहिए जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मतलब एक वह न्यूनतम आवृत्ति कि उससे कम आवृत्ति का हम प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित करें तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, चाहे उसका तीव्रता कितना भी अधिक क्यों ना हो, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब चाहे आपके सामने 25 रोटियां रखी हुई हो, लेकिन आप एक निश्चित सीमा तक ही खाना खाएंगे। आपका क्षमता 5 रोटी है तो आप 5 ही खा सकते हैं, चाहे वहां 25 रोटियां रखा हो। और ये आपको 25 रोटी खाना नामुमकिन है। आपके सामने चाहे चावल कितना भी रखा हो, आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका लिमिट 5 रोटी है। 5 रोटी खाएंगे ही खाएंगे। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित आवृत्ति प्राप्त होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकेगा। मतलब आपकी क्षमता रोटी खाने की, चावल नहीं है, तो आपको रोटी चाहिए ना, चाहे चावल कितना भी रखा हो। उसी प्रकार से एक निश्चित आवृत्ति है, उसको एक निश्चित आवृत्ति चाहिए। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकालना है तो उसको एक निश्चित आवृत्ति चाहिए। तीव्रता चाहे आप कितना भी अधिक कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी धातु तल के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से उस धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक निश्चित आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर आप कितना भी प्रकाश किरणें आपतित करा दो, लेकिन धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। अगला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना ही है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, कुछ है नहीं। 2 अंक का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। किसी धातु के सतह से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है और कुछ भी नहीं है।
यदि इनकी प्रकार की बात करें, आप बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका उत्सर्जन तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन, 4 प्रकार से होता है। तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार हैं। कौन कौन से? तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्षेत्र उत्सर्जन या द्वितीयक उत्सर्जन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं आपको बताना है। तो किसी पदार्थ पर परावैंगनिक किरणें या उससे कम तरंगदैर्घ्य का दृश्य प्रकाश डालने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे हम यहां पे एक धातु बना देते हैं, एक धातु है हमारे पास, ये धातु है और धातु पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। क्या? प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। एक धातु है, धातु पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। इस आपतित किरणों से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं और फिर यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब किसी धातु की सतह पर यदि प्रकाश किरणें आपतित हो और उस आपतित प्रकाश किरणें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण कर ले और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लग जाए, तब इस हम परिघटना को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। देख लिए, आगे चले अगले क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार करना किसी भी दम पे। सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल किसे कहते हैं? तो सोलर सेल एक ऐसी पीएन संधि युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब सौर सेल के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। सौर सेल किसे कहते हैं? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, पीएन संधि डायोड या पीएन संधि युक्ति एक ऐसी व्यवस्था है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फोटो डायोड किसे कहते हैं? बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, फोटो डायोड किसे कहते हैं? तो फोटो डायोड प्रकाश सुग्राही अर्धचालक पदार्थ से बना पीएन संधि डायोड है। कैसा है? पीएन संधि डायोड है जिसे पश्च अभिनत में रखते हैं। कुल मिलाकर के एक प्रकार का अर्धचालक है। फोटो डायोड क्या? एक प्रकार का अर्धचालक है जो पीएन से मिलकर बना हुआ है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना हुआ है। चाहे उसे हम किस अभिनत में रखते हैं? तो पश्च अभिनत में। अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, इस पर भी वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था। आप कहेंगे तो डायोड वगैरह मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिएगा। ओके, अगला है प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? 2 अंक का क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? नोट डाउन करिए। इस पर मैं जस्ट वीडियो बनाया था पर बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक मतलब तरंगे समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में चलती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उसकी तीव्रता में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब 2 व्यक्ति एक समान चाल से दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब 5 किलोमीटर तक दौड़े तो धीरे धीरे उनकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 2 व्यक्ति चाहे साइकिल से जा रहे हैं, कुछ देर तक बहुत तेजी से जाएंगे, समान रूप से चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो थक जाएंगे और उनकी चाल कम हो जाएगी। उनकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे पर बच्चों? उनका अध्यारोपण क्या हो गया? कम हो गया, उनका तीव्रता कम हो गया। इसी प्रकार प्रकाश किरणें हैं, जब समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, गमन करती हैं, तो उनकी तीव्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। आवृत्ति आयाम समान है और एक ही दिशा में चल रही होती है, तो अध्यारोपण के बाद उनकी तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, फोटान किसे कहते हैं? फोटान किसे कहते हैं? तो विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो फोटान कहा जाता है। क्या? फोटान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? बताइए, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। तो आपतित किरण व निर्गत किरण, आपतित किरण निर्गत किरण कैसे समझिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये आपका प्रिज्म है,
प्रकाश किरण यहाँ से आई, अपवर्तन, फिर अपवर्तन। ये आपका भैया आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो, तो ये आपका आपतित किरण, ये निर्गत किरण, इसके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण, डेल एम। विचलन कोण आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण। देखिए, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है विचलन कोण कहलाता है, एवं विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण जो आपतित हो रही है, मतलब प्रिज्म पर जो किरणें आपतित हो रही है और जो किरणें निकल रही है, इन दोनों के बीच यदि पीछे बढ़ाते हैं तो इनके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण। ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ठोस में होते हैं ऊर्जा बैंड वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा चालन बैंड। एक होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। क्या? चालन बैंड। ठीक है, तो ठोसों में जो आपका बैंड है वो दो प्रकार से होता है, एक आपका संयोजी बैंड और दूसरा आपका चालन बैंड। तो इस प्रकार से आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिया। ऐसे आप लोग चाहोगे तो ऐसे आपके और क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर करना, बताना क्या है आपका राय, कैसा लगा आपका ये वीडियो। और जैसे क्वेश्चन आपके लिए ये है प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग नोट डाउन भी कर लेना या तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।